Good morning, students. Today we are going to study your next chapter, that is heat. Only the portions that I will taught is the part of your syllabus. जो portions मैं पढ़ाऊंगी वही heading wise portions आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए. वही heading wise portion आपके एग्जाम के syllabus में है. Rest जो है आपके syllabus में नहीं है. तो most of the portion जो है इस chapter का कट आउट हो गया. बहुत कम पोर्शंस है जिसको आज हम कवर अप करेंगे. सो आपका टॉपिक है आज हीट. नाउ व्हाट इज हीट? वी नो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है. अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं. ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम बात करें, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक इंस्ट्रूमेंट किससे वर्क कर रहा है? कहीं ना कहीं एनर्जी से वर्क कर रहा है. अगर हम अपने घर के फैन की बात करें तो किससे वर्क कर रहा है? थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर हम ह्यूमन बॉडी, अपने ही बॉडी की बात करें तो हम किससे वर्क कर रहे हैं? थ्रू द केमिकल एनर्जी ऑफ आवर फूड. हम जो फूड इनटेक करते हैं उसके केमिकल एनर्जी से वर्क कर रहे हैं. प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर यूजिंग सोलर एनर्जी और उस सोलर एनर्जी की वजह से उनके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके वजह से उनको एनर्जी मिलती है. यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ल्ड के वो कहीं ना कहीं एनर्जी से वर्क कर रहे हैं या तो उसके इंटर कन्वर्शन से. मतलब एक एनर्जी है और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है और उस फॉर्म से उनकी वर्किंग हो रही है. जैसे कि अगर हम बर्निंग कोल की बात करें, कोई कोल है अगर वो बर्न हो रहा है तो कोल क्या है? एक केमिकल से बना हुआ कंपाउंड है. तो कोल के अंदर क्या है? केमिकल एनर्जी है. बट जब वो बर्न होता है तो वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और ये हीट है क्या? ये हीट कुछ नहीं है, किसी भी पार्टिकल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन हो रहा है उसी को हम हीट बोलते हैं. अब हमको पता है जितने भी मैटर है, ठीक है, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं और उन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने मॉलिक्यूल्स के भी बारे में पढ़ा है, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो रैंडम मोशन हो, एक मॉलिक्यूल है जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, कोई भी सबस्टेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जब इनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं रैंडमली, अचानक से किसी भी मॉलिक्यूल से टकरा रहे, कोई पैटर्न नहीं है कि किससे ही टकराएंगे, रैंडमली किसी से भी आके टकराते हैं. तो जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनके रैंडम मोशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है. So heat is the energy of random motion of molecules constituting the body. कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, उस स्टेट ऑफ मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी है हीट एनर्जी. जब भी कोई मैटर है उस मैटर में मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी एग्जिस्ट होगी वो है हीट. ओके, अगर हम अपने हैंड्स की बात करें, अगर अपने पाल्म्स को आप रब करो, अपने पाल्म्स को रब करो, तो जब बहुत ज्यादा विंटर सीजन होता है, हमें बहुत ठंड लगती है, हम क्या करते हैं? अपने हैंड को रब करते हैं. तो जब हम अपने हैंड को रब करते हैं तो हम भी तो एक मैटर है. तो क्या हो रहा है? हमारे हैंड में जो पाने वाले सेल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में रैंडमली टकरा रहे हैं. तो जब टकरा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो it is our common experience that on rubbing our palms they get heated. ये हमारा common experience है कि जब भी हम अपने palms को rub करते हैं वो heated हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स टकराते हैं और मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से हीट जनरेट हो रहा हो. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक वायर द वायर गेट्स हीटेड. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं मेटालिक वायर में तो क्या हो रहा है? वायर के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में टकरा रहे हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है. और वो हीट प्रोड्यूस किसके वजह से हो रहा है? वो जो करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट वायर के अंदर से जा रहा है और वायर के अंदर तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही, सॉलिड है वायर, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है जब वो आपस में टकरा रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है.
नेक्स्ट, ऑन बर्निंग कोल वी गेट हीट। अगर कोई कोल बर्न हो रहा है तो उससे भी हमको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। कोल बर्न हो रहा है तो बर्निंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ऑन पंपिंग एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब द बैरल ऑफ द पंप गेट्स हीटेड। In all these situation, heat is produced either by doing work or by providing an energy in some form or other than heat. हर एक केस में अगर हम बात करें तो हीट किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, पहला कोई वर्क करने की वजह से, डूइंग वर्क, या तो सेकंड है बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, हम किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। दो फॉर्म की वजह से हीट जनरेट हो रहा है, पहला है कि कोई वर्क करके, या दूसरा है कि हम किसी और ऑब्जेक्ट को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो जब हम अपना हैंड रब करते हैं, एक दूसरे में हैंड रब कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है और वर्क की वजह से हीट जनरेट हो रही हो। आई होप आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाए और उस ऑब्जेक्ट में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे अगर मेरे घर की कोई वॉल है, अगर उस वॉल को मैं धक्का दूं और वॉल मूव ना करे तो मैं बोलूंगी कि मेरा वर्क डन 0 है, मैंने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हुआ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। वही अगर वॉल मूव कर जाएगी तो हम वो कुछ अपना वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स भी अप्लाई हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो अगर हम अपने हैंड की बात करें, हम अपने पाल्म्स को जब रब करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों हैंड का फोर्स एक दूसरे पे पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ऐसा तो हो नहीं कि एक ही पोजीशन पे रखते हैं, हम तो अपने हैंड की पोजीशन ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो यानी इस केस में हीट किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क डन की वजह से। अगर बाईसाइकिल वाला केस देखें तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एयर को पंप करते हैं और एयर को पंप करने के टाइम हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है पंप में, तो इसमें भी वर्क डन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसी मेटेलिक वायर में हीट, अगर मेटेलिक वायर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, उसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि करंट है, मेटेलिक वायर से पास कर रहा है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। Each body is made up of molecules and the molecules are in random motion and each molecule exert a force of attraction on other molecules. हर एक बॉडी जो है किससे बनी है, मॉलिक्यूल्स से, और मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं और हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे ज्यादा कम पाया जाता है। The heat energy of the body is the internal energy of molecules of a body. Heat energy क्या है, उन्हीं molecules के अंदर की internal energy है। तो जो भी hot body होगी, अगर गर्म body है तो उसके molecules का internal energy ज्यादा होगा, और अगर कोई cold body होगी तो उसके molecule का internal energy काफी कम होगा। When a hot body is kept in contact with the cold body warms up. जब भी किसी hot body को आप cold body के सामने रखोगे क्या होगा, धीरे धीरे जो cold body है वो गर्म होने लगेगी और जो hot body है वो ठंडी होने लगेगी। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों bodies का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही टेम्परेचर बराबर होगा कन्वर्जन रुक जाएगा। लेकिन अगर आप किसी हॉट बॉडी को कभी भी कोल्ड बॉडी के पास लाओगे तो हॉट बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, कोल्ड होने लगेगी और कोल्ड बॉडी धीरे धीरे वार्म होने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। The internal energy of the cold body increases, that of hot body decreases. जब भी हम दो बॉडीज को साथ में ले आएंगे, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा है, इंटरनल एनर्जी हॉट बॉडी में ज्यादा होती है। तो जब हॉट बॉडी में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और हमको पता है कि हीट का कन्वर्जन होगा, हीट जाके किस पे अप्लाई होने लगेगा, कोल्ड बॉडी पे, तो धीरे धीरे इस कोल्ड बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी और इस हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी और धीरे धीरे दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। थस एनर्जी बॉडी व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। तो जब भी
किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के पास में रखा जाएगा तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर होगा. द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. और यही एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो कर रही है इसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी. ऑन टचिंग अ बॉडी अपीयर्स हॉट टू अस. अगर किसी की बॉडी को आप टच करो, ठीक है, जाओ किसी की बॉडी को टच करो, हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए वो बॉडी हॉट लगे, पर अगर आप उस पोर्शन को पकड़े रहोगे और अपना हाथ नहीं रहोगे तो एक टाइम बाद आपको लगेगा कि वो नॉर्मल टेम्परेचर है. ठीक है, कोई फर्क ही नहीं आपको ना आपके हैंड में और वो दूसरे पर्सन के हैंड के बॉडी टेम्परेचर में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा. क्योंकि अगर उस पर्सन का हैंड हॉट रहा है और आपका हैंड कोल्ड रहा है तो हॉट और कोल्ड जब एक दूसरे को टच किए हैं तो एनर्जी क्या हुआ है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हुआ है. और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. If we touch warm water, we feel hot because heat energy from warm water passes to our hand. Similarly, if we touch a cube of ice, we feel cool because heat energy from our hand passes to the cube of ice. अब ऐसा क्यों होता है कि हमको गर्म पानी गर्म लगता है? गर्म पानी हमको गर्म इसलिए लगता है क्योंकि हमारा बॉडी तो उससे कम टेम्परेचर का होता है. तो जब हम अपना हैंड डिप करते हैं किसी भी हॉट वाटर में तो उसका हीट एनर्जी जो है हमारे हैंड की तरफ आता है. तो हीट एनर्जी आने की वजह से हमको लगता है कि वो वाटर काफी हॉट है. अगर हम किसी आई को टच करते हैं, आइस को टच करेंगे तो हमको कूल फील होता है. क्यों? क्योंकि हमारे हैंड में जो हीट एनर्जी होती है वो आइस तक जाती है तो हमें कूल महसूस होता है. हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, आइस का टेम्परेचर कम है तो हमको महसूस होता है कि वो कोल्ड है. वो अगर पानी की बात करें, अगर वो हॉट वाटर है तो उसका टेम्परेचर मेरे हैंड के टेम्परेचर से ज्यादा है तो मुझे वो गर्म महसूस होता है. Heat is the energy of random motion of molecules constituting the body. It flows from a hot body to a cold body. ओके ये तो हमने पढ़ लिया कि सारी दुनिया की जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी मैटर हैं, वो किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं. और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है, इंटरनल एनर्जी. तो वो जब रेंडमली आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके टकराने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि है हीट. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट यूनिट ऑफ हीट, तो हीट क्या है, एनर्जी है. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है. तो हीट की भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी. सो द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल. जब स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो हमको ऐसे लिखना है, मैंने आपको बताया है जो भी फिजिसिस्ट इन सारे थ्योरीज को लेके आए अगर हम उनका नेम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं और अगर सिंबल लिख रहे हैं तो वी विल राइट इन कैपिटल लेटर्स. और करें तो हीट की सीजीएस यूनिट होती है अर्क. ना अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 to the power 7 अर्क के बराबर होता है. अदर यूनिट्स ऑफ हीट आर कैलोरी एंड किलो कैलोरी. अगर हम हीट के और यूनिट की बात करें तो वो कौन से होंगे, कैलोरी या किलो कैलोरी. कैलोरी वर्ड्स हम अपने डेली फॉर्म में यूज करते हैं. अगर कोई पर्सन डाइटिंग कर रहा है तो बोलता है मैंने आज इतनी कैलोरीज बर्न की है. तो कैलोरीज भी क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो हीट को मेजर करने की एनर्जी एक यूनिट कैलोरी भी होती है. तो 1 किलो कैलोरी की हम बात करें तो वो किसके बराबर होता है, 1000 कैलोरीज के बराबर होता है. ये आपको पता ही है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. उसी वाले फॉर्म में ये वाला इक्वेशन भी दिया है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज. Now the units of calories and joule are related as. अब हमको बताना है किस तरह से कैलोरी और जूल एक दूसरे से रिलेटेड है. तो उसका रिलेशन ये है, 1 कैलोरी की वैल्यू होती है किसके बराबर, 4.186 जूल के बराबर. ये आपको लर्न करना है ये सारे पोर्शन, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो हमें दिया नहीं है ना, आपके सिलेबस में लिखा है कि हमको डेरिवेशन लर्न करना है. 7 अर्क के बराबर. 1 किलो कैलोरी की वैल्यू होती है 1000 कैलोरीज के बराबर. और 1 कैलोरी इन टर्म्स ऑफ जूल की बात करें तो होती है 4.186 जूल. नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, अब हमने पढ़ लिया कि हीट क्या होता है, अब टेम्परेचर क्या होता है. हमने देखा है कि जब भी कोई गर्म बॉडी है, कोई हॉट बॉडी है, उसको जब हम कोल्ड बॉडी के पास लेके आते हैं, दो बॉडीज को क्या होगी, जो हॉट बॉडी होती है उसकी हॉटनेस धीरे धीरे, उसकी गर्मी धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो कोल्ड बॉडी है वो धीरे धीरे लेस कोल्ड हो जाएगा.
इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो आपके पास एक वाटर है, वार्म वाटर है, आप एक वाटर रखो वार्म वाटर और उसके साथ में आइस रखो, ठीक है, उसके अंदर डाल दो, आइस ना हो तो, वार्म वाटर है बाउल में हमारे पास और उसमें हम आइस डाल दे रहे हैं, आइस क्या है, कोल्ड है, वाटर क्या है, वार्म है। धीरे धीरे आप देखो और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा, जो गर्म पानी था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और आइस धीरे धीरे मेल्ट होके एकदम वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो वार्म वाटर है उसकी एनर्जी धीरे धीरे उस आइस में ट्रांसफर हुई, जिससे आइस धीरे धीरे मेल्ट हो गया और ये तब तक कंडीशन चलता रहा जब तक कि आइस एकदम मेल्ट होके एकदम दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ गए। It is noticed that after some time the hot body becomes less hot and the cold body becomes less cold. Obviously, this is because of the flow of heat from hot body to the cold body. तो जब भी flow of heat की बात किया जाए कि heat कहाँ किस body से किस body तक flow करती है, तो heat हमेशा cold से hot तक नहीं flow करती. Heat energy always flows from hot body to cold body. The body which loses heat is said to be at higher temperature. अब जो बॉडी अपना हीट ट्रांसफर कर रही है, हमको पता है बॉडी कहाँ से ट्रांसफर करती है, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर करती है। तो जो भी बॉडी अपना हीट ट्रांसफर कर रही है उसका टेम्परेचर क्या है, हाइयर है। हॉट बॉडी अपना टेम्परेचर, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लेस है। तो ये जो टेम्परेचर है हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कैसे डायरेक्शन दिखा रहा है, अब हमको पता है कि जो एनर्जी है, जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करता है। अब इसको देख के हम जान सकते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में ही देखा कि जो भी बॉडी अपना हीट देगी वो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी और जो भी बॉडी हीट ले रही है वो लोअर टेम्परेचर पे होगी। तो क्या हमको डायरेक्शन नहीं पता, अगर ये हॉट बॉडी है और यहाँ पे हमारे पास एक और बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, हमको पता है कि जो भी बॉडी अपना हीट दे रही है उसका हायर टेम्परेचर है और जो भी बॉडी हीट ले रही है उसका लोअर टेम्परेचर है, तो हम बोल देंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और अगर हमको डायरेक्शन की बात की जाए, फ्लो की बात करें, तो हम डायरेक्शन दिखा देंगे कि फ्लो हॉट से कहाँ फ्लो कर रहा है, कोल्ड तक फ्लो कर रहा है। When a body receives heat energy, the particles constituting the body starts vibrating more vigorously, so its temperature rises provided its physical state or dimension remain unchanged. जब भी कोई बॉडी, अगर दो बॉडी हैं आपस में साथ में रखी हैं, तो आपको पता है अगर हम कोई भी बॉडी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, अगर वाटर है, वाटर को एक कंटेनर में रखो और उसको हीट करना शुरू कर दो, वो क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट होते हैं, आप देखियो ढेर सारे वाइब्रेशन होता है, पूरा हिलने लगते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो जब भी किसी भी हॉट बॉडी का हीट किसी कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा, कोई भी ठंडी चीज है अगर मैं उसको गैस पे रख दूं तो क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेंगे और वाइब्रेट करने से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगेगा। अगर बार बार मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो जितना ज्यादा बार बार टकराएंगे उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर अपना हैंड आप लगातार बार बार रब करोगे तो उतना ज्यादा ही हीट प्रोड्यूस होगा आपके हैंड में। वही तो मॉलिक्यूल्स के केस में होगा। अगर कोई ठंडी चीज है, मैं उसको ले जाके गैस चूल्हे पे रख दूं तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आपस में बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगेंगे और वाइब्रेट होते होते धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बेसिकली एक पैरामीटर होता है जिससे हम मेजरमेंट कर पाते हैं किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस का। अब सिर्फ हमको पता है कि ये बॉडी हॉट है या ये बॉडी कोल्ड है, पर वो कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है ये जानने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की। तभी तो हम बोलेंगे, अगर हमसे बोला जाए इस वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो हमको पता चलेगा ना वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अदरवाइज हमको कैसे पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर क्या है। सिर्फ ये बोलने से कि ये पर्टिकुलर बॉडी हॉट है या पर्टिकुलर बॉडी कोल्ड है, हम उसके टेम्परेचर के बारे में या हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो बॉडी कितनी हॉट है या वो बॉडी कितनी कोल्ड है। बट अगर हमको टेम्परेचर पता हो तो हम जान सकते हैं उस बॉडी का कितना हॉटनेस है या कितना कोल्ड है। ओके,
सो टेम्परेचर बस एक पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर हमको बताता है कि कितना कोई बॉडी हॉट या कोल्ड है। एज वेल एज एक और चीज बताता है कि हीट का डायरेक्शन क्या है। हमें ये तो पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करता है, तो ये तो हमने याद कर लिया, पर उस हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को पहचानने में हमको हेल्प करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को देख के हम जान सकते हैं कि हीट का फ्लो कैसे होगा, हीट के डायरेक्शन का फ्लो कैसा होगा। मान लो हमारे पास दो बॉडी दी हो, एक का टेम्परेचर दिया हो 10 डिग्री सेल्सियस, एक का दिया होगा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमको बताना है कि हीट का फ्लो क्या होगा, हीट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम देख के बता नहीं सकते 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है। हमको पता है हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होता है, यानी डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, तरफ हीट जाएगा। तो टेम्परेचर का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि हीट सिर्फ रैंडम मोशन है, मॉलिक्यूल्स के बीच का रैंडम मोशन है जिसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और टेम्परेचर वो पैरामीटर है जिससे हम किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं। हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बता सकते हैं अगर दोनों बॉडीज को पास में रखा जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड इसके यूनिट की, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन और इसका सिंबल होता है कैपिटल के। अब अगर हमको सेल्सियस, हमने ज्यादातर सेल्सियस स्केल ही पढ़ा है, सेल्सियस स्केल के टर्म्स में हमको कोई रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन होता है टी के इज इक्वल टू 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। ये मैं जब 10th का बोर्ड का कॉपी करेक्शन कर रही थी तो ये रिलेशन पूछा गया था कि आप कैसे डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको बस उसमें 273 ऐड कर देना है, ठीक है। ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ये है टेम्परेचर इन केल्विन, ये है 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हो 10 डिग्री सेल्सियस और आपसे बोल रहा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 283 केल्विन, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमको उसमें बस 273 ऐड कर देना है, ओके। In our next class, we will discuss the difference between heat and temperature. Till then, just revise the portion, read the chapter nicely and try to solve the exercise question based on this portion, okay? And if there is any query, then you can text me. Thank you.